प्रिय भैया बहनों, शुभाशीष। मंगलवार के अध्ययन क्रम में मैं आपको नहीं पढ़ा सका, इसका मुझे खेद है। काव्य का कैमरे में बंद अपाहिज पूर्ण हुआ, उसके प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको समझा दिए थे और प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने के लिए मैंने आपको दिए थे पद्यांश के आधार पर। पाठ के पीछे के प्रश्न मैंने आपको भेज दिए थे और गूगल मीट पर मैंने आपको समझा भी दिए थे। हाँ, आप लोग उपस्थिति बहुत कम रख रहे हैं। 12th E 12th B की संख्या बहुत कम उपस्थित होती है, ये अच्छी बात नहीं है। गद्य का पाठ फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया पहलवान की ढोलक एक सुंदर सा पाठ है। पहले हम उनकी जीवनी, फणीश्वर नाथ जी की जीवनी पर चर्चा करते हैं। फणीश्वर नाथ जी रेणु, इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 अरोही हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया में है, जो बिहार प्रांत में है। इनकी प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, उपन्यास, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये कहानी संग्रह है। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये संस्मरण है। नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज है तथा रेणु रचनावली, ये 5 खंडों में समग्र है। रेणु रचनावली 5 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977, आप बिहार के ही रहने वाले थे। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम, कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता। कोई पग चिन्हों पर चलते चलते उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। कोई अपनी साधना के द्वारा इस ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि वो पग चिन्ह बना देता है, अर्थात लोग उसके मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। ऐसे साहित्यकार होता है। वह अपनी काव्य साधना, साहित्य साधना के माध्यम से समाज को एक प्रेरणा देकर जाता है। अपने साहित्य के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से लोगों के लिए एक मार्ग बना देता है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, बहुत अच्छा उपन्यास है, मैंने इसको पढ़ा है, प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला।
उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसीलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु जी ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। धारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। अच्छी कहानी है, आनंद देने वाली कहानी। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु जी की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। कहानी की एक विशेषता है, यदि कहानी का पात्र और कहानी का भाव अलग अलग सा प्रतीत होने लगे तो कहानी में रोचकता नहीं आती। ऐसे जब अभिनय होता है, जब पात्र जो दिया गया है और जो अभिनय कर रहा है, जिस पात्र का अभिनय कर रहा है उसमें और उस अभिनय में, अभिनेता में जब एक रूपता हो जाती है तब उस अभिनय को देखने में आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे ही कहानी के पात्रों में घटनाक्रम के अनुरूप उनमें सजीवता आती है तो कहानी पढ़ने का एक अलग ही आनंद आता है। अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत अंचल इस प्रदेश क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है, अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य बड़ा दुर्लभ है। इस ढोलक, पहलवान की ढोलक में जो ढोलक के बोल भी दिए गए और उन ढोलक के बोलों के आधार पर उसकी जो क्रियाएं दी गई हैं बिल्कुल एक रूपता दे दी गई है। वो वास्तव में उस जो नगाड़े, युद्ध के नगाड़े बजा करते थे, उत्साहवर्धक हुआ करते थे। ये वाद्य यंत्र योद्धाओं के अंदर उत्साह भर देता था। ऐसे ही पहलवानों के अखाड़ों में जब अखाड़ा प्रारंभ होता है तो इसी तरह के नगाड़े बजाए जाते हैं। उनके बीच में जब कथा मैं सुनाऊंगा, पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा कैसी कैसी आवाज़ तबलों के, ढोलक के बोलों को देते देते उसके अंदर उत्साह भर जाता है। जब उसका उत्साह, पहलवान का उत्साह टूटने लगता है तो ढोलक के वे बोल उसके अंदर उत्साह भर देते हैं। इन विशेषताओं के साथ रेणु जी की कहानी, मैं उसका सारांश की ओर चल रहा हूँ। व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। मुख्य बात क्या है, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाता है तो व्यवस्थाएं भी बदलती जाती हैं। जब व्यवस्थाएं बदलती हैं तो बहुत सी चीज़ें जो चल रही होती हैं उन पर एक कुठाराघात सा होता है। आज हमारी पौराणिक संस्कृतियों पर, पुराने रीति रिवाजों पर एक प्रकार से कुठाराघात सा हुआ है। हमारे जीवन जीने की प्राचीन पद्धति आज के लोगों को रास नहीं आती। आज लोग सुबह उठकर शीघ्र सूर्योदय से पूर्व उठना नहीं चाहते हैं क्योंकि देर रात्रि तक जागते हैं, तो सूर्योदय से पूर्व जागरण हो ही नहीं पाता है। और हमारे प्राचीन लोग, हमारे पीढ़ी तक के लोगों को सूर्योदय से पूर्व जागने का ही अभ्यास रहा है। और आज की जो पीढ़ी है वो रात्रि में काम करती है, निशाचरी प्रवृत्ति। अपने जीवन की एक दिनचर्या रहती है, निश्चित दिनचर्या रहती थी। आज के युग की जीवन की, आज की नई पीढ़ी की जीवन की अपनी कोई दिनचर्या नहीं। वे समाज को भी वैसे ही ढालना चाहते, वैसे ही चलाना चाहते, अपने अनुरूप चलाना चाहते।
व्यवस्थाओं में वैसा ही परिवर्तन चाहते। इसी का शिकार हुआ एक पहलवान परिवार, जो अंतिम क्षणों में भुखमरी की कगार पर पहुंच जाता है, जो कभी पुरस्कारों से, जिसको अपने खाने पीने की भी चिंता नहीं करनी पड़ी, बस केवल उसे अपनी पहलवानी और जीत की चिंता करनी पड़ी, और अंतिम समय के क्षणों में उसे अपने जीवन जीने के लिए भी सोचना पड़ा। तो ये व्यवस्था के क्रम में हमारी जो पुरानी परंपराएं थी, हम लोक कलाओं को, लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया करते थे, आज अब शुरू हो रहे हैं कुछ टीवी चैनल्स ने हमारी लोक संस्कृति को, हमारे पुराने खेलों को, कुश्ती को, कबड्डी को पुनः जीवित करने का प्रयास किया है। लेकिन जो जिले स्तर पर, गांव स्तर पर हुआ करते थे, तो छोटे छोटे पहलवानों को भी एक प्रकार से जीविका सी मिल जाती थी। कहीं अखाड़े हो रहे हैं तो उन्हें कुछ न कुछ तो पारितोषिक मिलता ही था। तो लोग मन से उस पहलवानी के कार्य में भी लगा करते थे, अपने शरीर को सुडौल बनाया करते थे, और अपने गांव की, अपने ज़िले की, अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपने समूह की प्रतिष्ठा को बढ़ाया करते थे। आज तो केवल क्रिकेट, बैडमिंटन, इन खेलों ने ही अपना स्थान बनाया है। कुश्ती की जगह रेसलिंग आ गई है, और ये रेसलिंग गांव स्तर पर नहीं हो सकती। गांव स्तर पर तो भी तो अब क्रिकेट हो गई है, क्रिकेट टूर्नामेंट होने लगे हैं, कबड्डी की प्रतियोगिताएं तो बहुत कम रह गई। नहीं, ये सावन का महीना तो अखाड़ों का महीना कहा जाता था। सावन के महीने में अधिकांश जगह जगह पर अखाड़े हुआ करते थे, पहलवानों को बुलाया जाया करता था, लोग बड़े उत्साह से पहलवानों की उस कुश्तियों को देखा करते थे। तो ऐसे ही इस कहानी में राजा साहब की जगह नए राजकुमार, और उनका आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट पलट कर देने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था को आरोपित किए जाने की प्रतीक है ये कहानी। राजा साहब थे, वो अपने हिसाब से राज्य को चलाया करते थे। जब उनका बेटा राजकुमार ने राज्य संभाला, तो उसने अनेक व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया। इस तरह की जो पहलवानियों को खर्चा देना, उनके पालन भरण पोषण की चिंता करना, ये तो फिजूल खर्ची माना जाने लगा उस नई व्यवस्था के अनुरूप। बहुत बढ़िया बात कही है। यह भारत पर इंडिया की ओर रत रहने वाला हो और इंडिया हो जाना, इंडिया का अर्थ ही कुछ नहीं। तो ये जो व्यवस्था परिवर्तित हुई है वो भारत पर इंडिया के छा जाने जैसी है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आस उठाकर उसे पेट भरने के लिए मजबूर कर देती है, उसे पेट भरने के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती? गांव के लोग कैसे पालन पोषण कर सकते थे उन पहलवानों का? फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। उसकी वह ढोल लोगों को उत्साह बढ़ाने का काम करता था।
कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। लुट्टन पहलवान का नाम है, जो इसका एक पात्र है, जीवंत पात्र। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की है? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र रूप, स्वतंत्र मूल्य नहीं है? मनुष्यता सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़कर जाता है। क्या नई व्यवस्था में हमारी पुरानी लोक संस्कृतियाँ लुप्त हो जानी चाहिए? क्या उनका कोई मूल्य नहीं होना चाहिए? क्या हमारी पुरानी लोक परंपराओं की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? पहले इस तरह के जो लोक कलाकार हुआ करते थे वे राजा के संरक्षण में रहा करते थे। कवि हुए, लोक नृत्यकार हुए, लोक संगीतकार हुए, पहलवान हुए, गायक हुए, कुछ विदूषक भी। तो जो संस्कृति को की रक्षा करने वाले थे हमारे ऋषि मुनि, इन्हें अपने भरण पोषण की, गुरुकुल में जो गुरुकुल चला करते थे उन्हें अपने भरण पोषण की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। राजा लोग इन सब की व्यवस्था किया करते थे और इसीलिए वे निश्चिंत होकर, स्वतंत्र होकर, जो गुरुकुलों में शिक्षण हुआ करता था, गुरुकुल के अध्यापक निश्चिंत रहा करते थे कि उनकी जीविका की उन्हें परेशानी, चिंता नहीं करनी है। लोक संस्कृति की रक्षा करने वाले गायक, कलाकार आदि वे हमारी संस्कृति को अपने गायन की शैली में समाज तक पहुंचाया करते थे। पहलवान हमारे अपने गांव, जनपद, प्रदेश, देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाए रखने के लिए अपने जी जान लगा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनका पालन पोषण समाज कर रहा होता था। उनके दिमाग में अपने भरण पोषण की चिंता नहीं सताया करती थी, तो वे निश्चिंत रहा करते थे। आज हमारी अनेक ऐसी लोक संस्कृतियाँ हैं, लोक कलाएँ हैं, लोक विधाएँ हैं, जो नई व्यवस्था के अंधकार में, नई व्यवस्था रूपी अंधकार कहा जाए इसको, नई व्यवस्था रूपी बदली में ढकती चली जा रही है। आज इन्हें इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये बताना चाहा है, हम लोक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने लोक कलाकारों को उनके भरण पोषण की चिंता करनी चाहिए और उन्हें उसके लिए कि वे उसकी रक्षा करें प्रेरित करते रहना चाहिए। इस तरह से फुलेश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय एवं उनकी कहानी के कुछ भाव मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अगले टर्न पर मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाऊंगा, जितनी पढ़ जाएगी, क्योंकि इसको केवल सारांश से आनंद की अनुभूति नहीं होगी, और आप पढ़ेंगे तो भी आनंद की अनुभूति होगी, और मैं सुनाऊंगा तो भी आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि मैं धीरे बीच बीच में समझाता भी जाऊंगा। तो अगले 2 टर्न हमको मिलने हैं। कल मंगलवार का रह गया था, तो अगले 2 टर्न हमको मिलने हैं। यदि बीच में किसी से उधार मिल गया टर्न, तो लेकर मैं इस कहानी को कोशिश करूंगा कि पूरी कहानी कर लूं, और यदि रविवार को आप सभी लोग चाहेंगे तो मैं रविवार को भी भेज दूंगा। यूट्यूब तो मैं बना ही लूँगा, वीडियो बना ही लूँगा पूरी कहानी का पढ़ने का, क्योंकि वीडियो भी 20-20, 25-25 मिनट से ज़्यादा नहीं बन पाता है। तो कोशिश करूँगा इसे 2 या 3 टर्नों में पूरी करूँगा। कहानी
पहलवान की ढोलक नाम से ही प्रतीत होती है कि इसमें आनंद की अनुभूति होगी। मैं इसका कुछ पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ पढ़ता हूँ, 25 मिनट की वीडियो बना लेता हूँ उसको। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। देखिए इनकी एक शैली देखिए, गद्य में भी एक काव्य जैसा आनंद है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। गद्य की शैली में भी काव्यात्मकता है। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है, अगर नष्ट हो जाती है। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। जिस तारा टूटना कहते हैं ना, तो तारा टूट के धरती तक नहीं आ पाता, कहीं बीच में ही उसका प्रकाश क्षीण हो जाता है। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और क्या करने, क्या मीन्स उल्टी करने की आवाज़, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। किया गया है जहां गांव में बीमारी फैल गई है, हैजे की बीमारी, और गांव बिल्कुल शून्य सा दिखाई देने लगा, जहां कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही है। किसी पक्षी की सुनाई, किसी सियार जैसे की आवाज़ भले सुनाई दे तो उस गांव की निस्तब्धता को, नीरवता को भंग कर दे, अन्यथा कहीं कोई आवाज़ नहीं। हाँ, उल्टी की आवाज़ ज़रूर आती है, या हे राम, बीमार जैसे चिल्लाता है, चीखता है, हे राम हे भगवान, जो कराहता है तो किसी मरीज़ के कराहने की आवाज़ भले ही सुनाई देती हो, बाकी कहीं कोई आवाज़ नहीं। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को तोड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। जब कहीं कुछ ऐसी घटनाएं सी हुआ करती थी, जब कुत्ता रोने का कहा जाता, कुत्ता रो रहा तो निश्चय कहीं ना किसी की मृत्यु है। इस पंक्ति के द्वारा कुत्ता रो पड़ते थे। रात दिन भर तो वो सोते हैं घूरे पर बैठे पड़े हुए। घूरा जहाँ पर गांव के लोग एक जगह कूड़ा डालते हैं, वो घूरा कहलाता है। और रात्रि के गंभीर कि पता नहीं कहाँ से किसकी मृत्यु की सूचना आ जाए, तो इस बात को सूचित करने के लिए वे रात्रि भर रोया करते थे, अर्थात कुत्ते रो रहे हो करते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती थी। आजा भिड़ जा की बोलों का कितना सुंदर स्वरूप दिया है ढोलक के बोलों का, कि जैसे एक बोल है चटधा गिड़धा, ऐसे उसका अर्थ क्या लगाता है पहलवान कि आजा भिड़ जा, चटधा गिड़धा, आजा भिड़ जा। और बीच बीच में चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे। ये जो ढोल बजते थे, उनकी आवाज़ों का जो अर्थ निकाला जाता था, लेखक ने कितनी सुंदर तरीके से दिया है। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। शेष मैं आगे के टर्न में
वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूँगा। हरिओम नमो नारायण।